हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके इस खूबसूरत से चैनल फील ऑफ फिज़िक्स में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन 1D और आज है उसका लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मतलब हम आ गए अपने ग्राफ वाले पोर्शन में। वो जो ग्राफ के भी सवाल आते हैं ना काफ़ी सारी, तो हम वो पढ़ेंगे आज। और हम करेंगे साथ में कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करें आज का लेक्चर। काफ़ी कंसेप्चुअल होगा आज का लेक्चर। बहुत सारे लोगों को आती है इस ग्राफ वाले क्वेश्चंस में दिक्कत की क्वेश्चंस करने कैसे हैं, इससे वेलोसिटी कैसे निकालनी है, ये सब कुछ। तो आज वो हम सब कुछ डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अब वैसे पहला लेक्चर है जिसमें मैं कोई भी स्लाइड नहीं लाया हूँ, जिसमें मैं पहले से कुछ भी लिख के नहीं लाया हूँ। जो लिखूँगा यहीं पे लिखूँगा। तो एक बार बताना ये वाले लेक्चर ज़्यादा सही है या स्लाइड्स वाले। ठीक है, तभी मुझे एक बेटर आइडिया हो पाएगा कि मैं और कैसे करा सकता हूँ आगे। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर मोशन को, कि आखिर लीनियर मोशन होता क्या है। अब देखो, अगर कोई भी बॉडी है वो सीधी सीधी एक ही लाइन में चल रही है अपनी डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। या तो इसका एक और नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। यही दो इसके नाम है। और ये कब होता है, जब कोई भी बॉडी सीधी सीधे एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चले। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन या तो रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये वाला मोशन पढ़ने के लिए ना हम ग्राफ्स का भी यूज़ करते हैं। तो बोले अब कौन कौन से ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे सिलेबस में मेन तीन तरह के ग्राफ हैं। पहला है हमारे सिलेबस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। दूसरा है वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ। और तीसरा है, समझ ही गए होंगे, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ। ठीक है, और आज के हम लेक्चर में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, कौन सी, ये देखो डी कैसे बन गया। हाँ, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो बट अब ग्राफ तो पता ही होगा ना, ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ये चीज़ तो पता ही होगी ग्राफ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐसे ऐसे कुछ भी करते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है, हम वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस पता है ना, ये वाली, ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब होता क्या है कि वाई एक्सिस में हम किसको लेते हैं, हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को, कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, हम वो चीज़ किस में लेते हैं, इस वाई एक्सिस में लेते हैं। अभी शुरू में बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, बाद में वो आगे केसेस भी बताऊंगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस में किसको लेते हैं, हम लेते हैं टाइम को। मतलब यहाँ पे हम किसको लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं टाइम को एक्स एक्सिस में। इतना आ गया समझ में। मतलब ये थी एक बेसिक सी चीज़। अब उसके बाद स्लोप वर्ड भी सुना ही होगा, कि इसमें हम स्लोप निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वगैरह क्या होता है। तो पहले हम एक बेसिक सी चीज़ पढ़ लेते हैं जो कि क्या होती है, स्लोप। तो स्लोप पढ़ें। तो स्लोप पढ़ने से के लिए मैं पहले दो ग्राफ्स बना लेता हूँ। पहला ये ग्राफ, दूसरा ये ग्राफ। सॉरी, तो देखो, मान लो मेरे पास एक पहला ग्राफ है। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट या टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल वाई और एक्स की बात कर रहा हूँ, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक यहाँ पे ग्राफ है जो कि सीधी सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वहीं मेरे पास दूसरा एक ग्राफ है जो कि एक ऐसे कर्व है। इतना आ गया। तो अब देखो स्लोप होता क्या है। देखो स्लोप होता है हमारा क्या, स्लोप हमारा होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। मतलब कि वाई में कितना चेंज आया, वाई एक्सिस में। मान लो अगर मुझे इस चीज़ का स्लोप निकालना है, तो मैं करूँगा कि यहाँ पे पहले वाई कितना है, इस चीज़ को मैं बोलूँगा वाई टू। और यहाँ पे मैं करूँगा कि वाई कितना है, यहाँ पे वाई वन। तो मैं क्या कर दूँगा, चेंज इन वाई कितना आ जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, आ जाएगा ना। और अपॉन में क्या कर दूँगा,
कि यहाँ पे x1 कितना है और यहाँ पे x2 कितना है। रुको मैं एक काम करता हूँ, एक ग्राफ ना एक टाइम पे लेता हूँ, तभी जाके समझ में आएगा। इस सबको मैं मिटा देता हूँ। और रही बात इस ग्राफ की, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। और मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही ग्राफ अभी समझाता हूँ, तब जाके ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो, मैंने पहला एग्जांपल लिया एक सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो अब मैंने कहा कि मुझे यहाँ से लेके इस रेड वाले पोर्शन का क्या निकालना है। मान लो मैंने कहा कि मुझे इस रेड पोर्शन का स्लोप निकालना है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लाइन बना दूंगा और मैं कहूँगा यहाँ पे है y2 और यहाँ पे है y1, वहीं यहाँ पे है x1 और यहाँ पे है x2। ठीक है, अब स्लोप होती क्या है सॉरी मैं बार बार खांस रहा हूँ, मेरे गले की धज्जियाँ उठ रखी है वैसे, तो थोड़ा बहुत इतना झेल लेना, ठीक है, अगर मैं बीच में खांसूँ तो वैसे स्लोप होती क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। अब ये होता है, ये चीज़, इस चीज़ का यूज़ क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से फील आएगी। अभी ये याद रखो कि स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, हाँ अभी अगर हो सकता है तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कहीं पढ़ी हो थोड़ी बहुत, 9th क्लास में आ जाती है, तो मैं ये चीज़ भी बता दूंगा कि इस चीज़ को आखिर स्लोप ही क्यों कहते हैं और इसका फॉर्मूला ये भी क्यों होता है, इसी लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, ताकि हो सकता है अगर अभी ट्रिग्नोमेट्री ना भी पढ़ी हो तो आगे जाके जब पढ़ोगे तब फील आ जाएगी, तो मैं ये चीज़ भी बता दूंगा। तो स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब इस केस में देखो, ये जो रेड वाला पोर्शन है, इसमें चेंज इन वाई में कितना लिख सकता हूँ, क्या मैं y2 माइनस y1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। और वहीं चेंज इन x कितना लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1। हाँ तो बस यही होती है स्लोप। अब इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी अच्छे से फील आ जाएगी। ठीक है, अब बोल रहे होगे कि आखिर स्लोप का थोड़ा बहुत मतलब क्या है, ये चीज़ तो बताओ। तो ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला तो ये याद रख लो, अभी थोड़ा बहुत मैं मतलब में घुसता हूँ। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ हो और मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ और एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे हम पहाड़ वगैरह देखे हैं कभी, पहाड़, ऑब्वियसली पहाड़ तो देखे ही होंगे। जैसे ये मान लो एक पहाड़ है और मान लो एक पहाड़ है ऐसा कुछ, तो अब किसकी ढलान ज़्यादा है बताओ, किसकी ढलान ज़्यादा है। अगर मैं कोई चीज़ ऐसे यहाँ से फेंक दूँ तो इस चीज़ के लिए ढलान किस चीज़ की ज़्यादा है, कौन से पहाड़ की, 1 वाले की या 2 वाले की, 1 वाले की या 2 वाले की। ऑब्वियसली 2 वाले की, हमें दिख भी रहा है। कैसे दिख रहा है, क्योंकि ये जो इसकी लाइंस है ना, ये बहुत ऐसी हैं, सीधी टाइप की है, ज़्यादा टेढ़ी नहीं है ये। तो क्या हम ये कहते हैं कि ये वाला जो पहाड़ है, अगर मैं पहाड़ के केस में बात करूँ तो ज्योग्राफी वाले में वगैरह में पढ़ा होगा कि माउंटेन्स का स्लोप होता है एक चीज़, तो यही चीज़ होती है स्लोप। देखो, जैसे इस चीज़ को ग्राफ के बारे में, ग्राफ की तरह समझो, ये ऐसे जा रहा है, क्या इसका स्लोप थोड़ा सा कम है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे झुका हुआ है, इस तरफ की तरफ झुका हुआ है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ, एक ग्राफ के अगर फॉर्मेट में मैं इसको लेके जाऊँ, तो क्या ये वाला थोड़ा सा उससे कम झुका हुआ है, ये वाला थोड़ा इस साइड है, बिल्कुल है ना। इसका मतलब जो ज़्यादा यहाँ पे ऐसे झुका हुआ होता है एक्स एक्सिस की तरफ पे, उसका स्लोप उतना कम होता है। वैसे ही जो ज़्यादा वाई एक्सिस की तरफ होता है उसका स्लोप ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब स्लोप है क्या आखिर, स्लोप का मतलब एक सिंपल भाषा में तो समझ में आया ना, ढलान होती है, ढलान। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, स्ट्रेट लाइन, तो इसका जो भी एंगल होगा ना यहाँ से एक्स एक्सिस से, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। अब देखो, अब स्लोप जितनी कम होगी, मतलब ये एंगल जितना कम होगा, क्या ये उतना ही एक्स एक्सिस की तरफ होगा, बिल्कुल होगा। पर अब ये स्लोप, देखो एंगल ये वाला कम हो गया, पर अगर मैंने कहा कि स्लोप ज़्यादा है, तो क्या वो वाई एक्सिस की तरफ होगा, बिल्कुल। तो क्या इसका ये वाला एंगल बड़ा है एकदम बहुत बड़ा है ये वाला एंगल कंपैरेटिवली, है ना। इसका मतलब जितना ज़्यादा ये वाला एंगल होगा उतना ही ज़्यादा स्लोप होगा, होगा ना। ठीक है, अभी मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आखिर स्लोप होती क्या है, और फिर हम आगे और भी कुछ कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में थोड़ा बहुत, ताकि एक बार स्लोप की फील आ गई ना, आगे फिर जाके चीज़ें मक्खन हो जाती हैं।
तो अब मैंने कहा कि आखिर हम स्लोप का फॉर्मूला ये वाला होता क्यों है। तो देखो, स्लोप मैंने कहा एंगल होता है। अब एंगल में भी कौन सा, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो स्लोप ना क्या होता है, स्लोप हमारा होता है क्या, टेन थीटा। स्लोप को टेन थीटा के टर्म्स में ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब बोले टेन थीटा ही क्यों, अब वो तो लिया है साइंटिस्ट वगैरह और मैथमेटिशियंस वगैरह ने। अब देखो, मैंने कहा मान लो यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, वाई है, और मैंने कहा यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो जिसको मैंने ब्लू से मार्क करा, क्या वो चेंज इन वाई कहला सकता है। बिल्कुल, क्योंकि पहले यहाँ पे ज़ीरो था वाई में, यहाँ पे वाई हो गया। तो क्या यहाँ पे वाई कुछ चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और वो कितना हुआ है, डेल्टा वाई हुआ है। वहीं क्या यहाँ पे एक्स चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, डेल्टा एक्स जितना हुआ है ना चेंज। अब देखो, क्या ये वाली, इनको अलग अलग कलर से करता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। इसको करता हूँ येलो से, ठीक है, डेल्टा एक्स, और ये वाला वाई को मैं ब्लू में रहने देता हूँ। अब देखो, ये जो ब्लू वाला हाईलाइटेड पोर्शन है, क्या इसकी और ये वाले की पार्ट की लेंथ इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये शुरू यही सेम पॉइंट से हो रहे और ख़त्म भी यही सेम पॉइंट से हो रहे हैं ना। जैसे एक मान लो रेक्टेंगल होता है, तो उसकी क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो वैसे ही क्या ये दोनों जो मैंने ब्लू लाइन से मार्क करे हैं, जो दोनों ब्लू वाले, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या मैं इसको भी डेल्टा वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब देखो, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हुआ, डेल्टा वाई हुआ ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वाई, और अपॉन बेस क्या हो गया, डेल्टा एक्स हुआ ये वाला। तो स्लोप क्या आ गया, आखिर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आ गया, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। इसका मतलब हमने ये भी पता लगा लिया कि स्लोप ये चीज़ आखिर होती है तो क्यों होती है, ये चीज़ें आ गई। हाँ, अब हम एक लास्ट चीज़ पढ़ते हैं स्लोप के बारे में, फिर हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर में, ठीक है। अभी ये चीज़ सिर्फ फील दे रहा था, मैं बेसिक फील दे रहा था। दो ग्राफ्स बना लेता हूँ। तो देखो, मान लो मैंने फिर से कहा कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब मैंने क्या कहा, स्लोप क्या होता है, एंगल होता है, एंगल होता है किसके बीच का, एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन के बीच का। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये यहाँ पे थीटा है। पर वहीं अगर मैं यहाँ की बात करूँ, थोड़ा बहुत ग्राफ के ऊपर जाने की बात करूँ, अगर मैं ग्राफ के किसी आगे वाली पोजीशन पे स्लोप निकालने की बात करूँ, तो क्या यहाँ पे भी ये वाला एंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन और ये एक्स एक्सिस वाली लाइन पैरेलल है। मतलब मैं इन दोनों को सेम चीज़ भी तो मान सकता हूँ ना। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये वाला अगर पार्ट नीचे होता या ऊपर होता, तो क्या इनके बीच का एंगल तब भी सेम आ रहा है। देखो, एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझो, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनके बीच में से कोई लाइन आ जाए, तो क्या यहाँ पे भी कोई एंगल थीटा होगा और यहाँ पे भी कोई एंगल थीटा होगा। मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनमें से कोई भी लाइन अगर हम लें, तो क्या हमें फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। जैसे मैंने ये वाला केस समझाया कि ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये मैंने एक लाइन खींची, यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा। पर अगर मुझे थीटा ही मेजर करना है तो मेरे पास चॉइस है ना, या तो मैं ये वाली लाइन लूँ या तो मैं ये वाली लाइन लूँ। क्यों, क्योंकि दोनों में ही थीटा चीज़ आ रही है, दोनों में एंगल थीटा ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब इस केस में भी या तो मैं ये वाली लाइन लूँ या तो मैं एक्स एक्सिस वाली लाइन लूँ, क्या तब भी मेरा ये वाला एंगल थीटा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब अब एक्स एक्सिस तो नीचे रह गया, तो मैं कौन सी, ये वाली लाइन लूँगा, ऊपर वाली। अब समझ आए कि मैंने ऊपर वाली लाइन से ये थीटा एंगल क्यों दिया बाद में, आ गया ना ये वाली चीज़ समझ में। वैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ के और मैं क्या लूँगा, यहाँ पे भी थीटा लूँगा। अब देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें यहाँ पे भी थीटा है स्लोप, यहाँ पे भी थीटा है स्लोप, और यहाँ पे भी थीटा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप कांस्टेंट होती है, स्लोप क्या यहाँ पे चेंज हो रही है, नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ वरना कमेंट्स में कुछ अपशब्द ना लिखे जाए मेरे बारे में। तो स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, किसके केस में, एक स्ट्रेट लाइन के केस में, ठीक है। पर वहीं कुछ कुछ ग्राफ्स ऐसे भी होते हैं ना। तो अब उनमें हम कैसे करेंगे, तो अगर हमें इस केस में स्लोप निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट पता है ना,
जैसे जैसे टेंजेंट क्या होता है, जैसे मान लो ये एक कर्व है। अब इस कर्व में से किसी एक पॉइंट पे अगर कोई लाइन ऐसे पास कर रही है तो हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ये चीज़ पता है ना, मैथ्स में पढ़ी होगी आई थिंक क्या मतलब पढ़ी होगी। तो अगर मुझे मान लो इस रेड वाले पॉइंट पे स्लोप निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इस रेड वाले पॉइंट से पास होते हुए एक टेंजेंट निकाल लूँगा। ऐसा टेंजेंट थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ, ऐसा टेंजेंट, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कितना आया, एंगल यहाँ पे मान लो आया θ1। पर अगर मुझे यहाँ पे मान लो स्लोप निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, एक टेंजेंट यहाँ का बना लूँगा एक्स एक्सिस के साथ, बना लिया। अब ये वाला एंगल हमें दिख भी रहा है कि θ2 बड़ा है θ1 से, तो इसका मतलब θ2 अगर बड़ा है θ1 से तो क्या उसकी स्लोप भी ज़्यादा होगी, बिल्कुल होगी। तो ये क्या है, ये क्या ये एक कर्व वाला ग्राफ है, क्या यहाँ पे एक कर्व आ रही है। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन थी येलो वाली, पर यहाँ पे येलो लाइन एक कर्व है। तो मतलब कर्व के केस में क्या होता है, स्लोप क्या होती है कर्व के केस में, वेरिएबल होती है, मतलब चेंज होती रहती है। अब इस चीज़ की फील क्या है हम अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी ये चीज़ें थोड़ी समझनी है, ये चीज़ें अगर थोड़ी बहुत समझ में आ गई आगे एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएंगी। ये आ गया। तो अब हम आते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरफ। अब हम घुस गए एक्चुअल टॉपिक में, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये है एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट एस और यहाँ पे है टी टाइम, ठीक है। अब मैंने कहा कि मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैंने कहा भाई इसकी स्लोप निकालो, तो हम आ गए भाई स्लोप निकालने। तो अब मैं स्लोप निकालने गया तो मैंने सबसे पहला पॉइंट में क्या करूँगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख दूंगा, बिना कुछ सोचे ही लिख दूंगा। अब देखो वाई एक्सिस में क्या है, क्या वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है भाई दिख रही है हमें। तो क्या मैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, बिल्कुल। एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है, हाँ। तो मैं क्या यहाँ चेंज इन टाइम लिख सकता हूँ। अब क्या यहाँ से एक चीज़ फील हुई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ हाँ, स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखो, इधर उधर देखने लग गए। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई, क्या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम को हम कुछ कहते थे, याद करो याद करो, क्या कुछ कहते थे हम इसको। हाँ एकदम सही पकड़े, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप किसके बराबर हो जाएगी, क्या वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने निकाल के देख लिया इसकी स्लोप क्या आती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम आती है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, वेलोसिटी होती है ना, बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। आ गया समझ में। इसका मतलब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें अगर उससे पूछा कि इसकी स्लोप निकालो, तो हम क्या करेंगे, उसकी वेलोसिटी निकाल रहे होंगे हम असली में। या तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे वेलोसिटी निकालो, तो हम क्या निकालेंगे, उसकी स्लोप निकालेंगे जो कि किसके बराबर होगी, वेलोसिटी के। आ गया, आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो सबसे हम आते हैं अपने पहले केस के ऊपर। हाँ पुलिस वाला केस नहीं, यहाँ पे फिजिक्स वाला केस, ठीक है। तो पहले केस के ऊपर आते हैं, जब हमारी जो बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी नहीं, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है जो मूव करेगा, वो वाली बॉडी, वो बॉडी क्या है, इज बॉडी इज स्टेशनरी, मतलब बॉडी एक जगह पे है, रेस्ट पे है। कुल मिला के अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। अब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो क्या उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी, बिल्कुल नहीं होगी भाई। अगर तुम लोग, जैसे तुम्हारा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अब तुम लोग दिन में पूरा एकदम भारी भरकम लंच करके सो जाते हो, एकदम रेस्ट करने चले जाते हो, तो पड़े होते हो ना एक जगह पे ऐसे, ना किसी दुनिया की सुध है ना कुछ, एकदम बस ऐसे पड़े हुए हो एक जगह पे। क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हो, नहीं नहीं सर, हम तो एकदम घोड़े बेच के सो रहे होते हैं। तो वैसे ही जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो वो भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती टाइम के साथ, ठीक है। अब अगर किसी चीज़ की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही तो क्या उसकी वेलोसिटी ज़ीरो आती है ना, बिल्कुल। अब वेलोसिटी क्या थी, क्या स्लोप थी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप थी। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इस केस में स्लोप भी ज़ीरो होगा। अब अगर स्लोप ज़ीरो होगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, थीटा भी ज़ीरो होगा, बिल्कुल होगा।
तो ग्राफ बना के देख लें एक बारी। जैसे मान लो ये है किसका ग्राफ, यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे है टाइम। तो मैंने मान लिया कि 0 मीटर ये है और मैंने मान लिया 30 मीटर की एक जगह पे एक बॉडी पड़ी हुई है, 30 मीटर वाली जगह पे एक बॉडी पड़ी हुई है। भाई पहले सेकंड पे भी वो यहीं पे थी, दूसरे सेकंड पे भी, ये देखो मैं टाइम यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 2 3 गेट ऑन दी, नहीं नहीं ये नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैंने कहा कि टाइम बढ़ता जा रहा है, पर बॉडी पहले यहाँ पे थी, अब भी वो यहीं पे है, अब भी यहीं पे है, अब भी यहीं पे है, मतलब बॉडी हिल ही नहीं रही अपनी जगह से। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ईसीजी सुना होगा ना, जैसे वो हॉस्पिटल्स में होता है ये वाला, जो हार्ट बीट का ये बताता है। तो जब ये लाइन सीधी हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट डेड। अब अगर पेशेंट डेड हो गया, मतलब एक मरा हुआ पेशेंट है, तो क्या वो एक ही जगह पे पड़ा रहता है या हिलता डुलता रहता है? एक ही जगह पे पड़ा रहता है ना। इसका मतलब क्या होता है, अगर वो एक ही जगह पे पड़ा है, अगर कोई पेशेंट एक ही जगह पे पड़ा है मतलब वो डेड है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी ईसीजी में ऐसी वाली, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, उसकी ईसीजी में एक सीधी लाइन आएगी। तो वैसे ही रिलेट करके थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रही, तो क्या उसकी ये भी लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वाली ऐसे सीधी आएगी? बिल्कुल आएगी भाई, एक तो बॉडी एकदम मरी हुई है, आएगी ना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो, अब अगर ये लाइन ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रही होती, तो इसको मैं क्या कहता कि भाई पहले इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था, फिर थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर थोड़ा और कम हो गया, फिर ऊपर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर, तो इसका मतलब क्या होता कि उसका डिस्प्लेसमेंट बार बार चेंज हो रहा है। पर इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट, मतलब जितना था उतना ही है, ना तो चेंज हो रहा है ना कुछ, बॉडी अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा। तो इस केस में क्या हुआ, और देखो थीटा भी ज़ीरो बन रहा है। अगर ऐसे होती टेढ़ी तब यहाँ पे कुछ थीटा बनता ना, पर ये टेढ़ी एकदम पूरा ही झुक गई इसके साथ, तो क्या थीटा ज़ीरो हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, स्लोप ज़ीरो आ गया और वेलोसिटी भी हमारे पास क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। और ये देखो, ये जो लाइन है, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल है। और वो किसके पैरेलल है, क्या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है? दिख रही है ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। मतलब पैरेलल्स का मतलब क्या है कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। हाँ, एक शायरी याद आई मुझे, थोड़ी सुनाता हूँ। ना हमें उसकी कदर ना उसे हमारी कदर, ठीक है, ना हमें उसकी कदर ना उसे हमारी कदर, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अरे वाह वाह एकदम। तो ठीक है, मैंने कहा कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, इसका मतलब ये दोनों कभी भी मिलेंगी नहीं। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो एक केस आता है जब बॉडी स्टेशनरी होती है, उस केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या तो टाइम एक्सिस। अब बोले टाइम एक्सिस ही क्यों कहा मैंने, टाइम एक्सिस इसलिए कहा क्योंकि इस एक्सिस पे हम क्या मेजर कर रहे हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, दिख रहा है हमें। आ गया ये चीज़ समझ में? एक बार बुक से भी रीड कर लेना, ताकि हो सकता है बाय चांस अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो माफ़ करना, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश करी है सब कुछ कवर कराऊँ मैं। ये चीज़ आ गई, एक बार बुक से भी रीड कर लेना। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट केस पे। केस नंबर 2। ये क्या है, बॉडी इज मूविंग विद, मतलब बॉडी मूविंग विद क्या, बॉडी मूविंग विद क्या, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। हाँ ठीक है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कौन सी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब देखो, अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हर इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल चेंज हो रहा होगा। ये चीज़ मैंने समझाई भी थी पहले एक टेबल के फॉर्मेट में, याद है? अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, मान लो पहले 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले सेकंड में कितना, अगले सेकंड में भी उसने 10 मीटर कवर किया, अगले सेकंड में भी 10 मीटर कवर किया, मतलब हर सेकंड में इक्वल इक्वल कवर करेगा। बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हर सेकंड में इक्वल इक्वल चेंज होगा, होगा ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती थी, स्लोप होती थी।
होती थी ना। इसका मतलब इसमें क्या होगा, क्या इसमें अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या स्लोप भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट होगा ना। तो देखो स्लोप कांस्टेंट वाली कौन सी चीज़ है, ये वाली चीज़ है। याद है ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी अभी, इसीलिए पढ़ाई थी ताकि आगे जाके कंसेप्ट क्लियर हों। अभी होगा कैसे, बनेगा कैसे ये वाला ग्राफ, वो भी बताता हूँ। पर पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लें। एक इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। क्या, मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, वो मूव कर रही है कहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, मान लो एक सीधा ऐसे रास्ता है, वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लो कितनी भी 15 मीटर पर सेकंड मान लो, इस वेलोसिटी के साथ, इस स्पीड के साथ। अब सीधा सीधा मूव कर रही है और इसकी स्पीड भी सेम है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस होगा? बिल्कुल होगा। तो अभी हम इसका ग्राफ पढ़ें। चलो इसका हम ग्राफ पढ़ते हैं। एक बार अच्छे से बना लेता हूँ थोड़ा, यहाँ पे मुझे जगह चाहिए। हाँ, तो अब ग्राफ पढ़ने से पहले मैं ना एक टेबल में बता देता हूँ कि ये गाड़ी, उसी गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं कि ये गाड़ी कितना चली, कहाँ चली, किधर चली। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ किसको, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बबीता, ओ सॉरी बबीता नहीं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टाइम को और यहाँ पे ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट को। तो जब टाइम ज़ीरो था तब डिस्प्लेसमेंट भी हमारी ज़ीरो है। मान लो 1 सेकंड बीत गया और मैंने 10 मीटर, सॉरी मैंने नहीं, वो गाड़ी वाले ने 10 मीटर कवर किया। अब एक और सेकंड बीता, गाड़ी वाले ने 10 मीटर और कवर किया, टोटल कितना हो गया, 20 मीटर। यहाँ 20 टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो है ना टोटल की बात कर रहा हूँ, और टाइम की भी मैं टोटल की बात कर रहा हूँ कि अभी तक टोटल टाइम कितना बीता है। वैसे ही थर्ड सेकंड में मैं बात कर रहा हूँ कि भाई 30 मीटर चली, 30 मीटर तक चल चुकी थी। और 4 सेकंड में मान लो मैंने कितना कहा कि 40 मीटर, और 5 सेकंड में 50। इतना आ गया समझ में, ये चीज़ आ गई। तो अब मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करने से पहले क्या मैं ऐसे एक बार टाइम वाइम लिख दूँ। मान लो मैंने यहाँ पे कहा 0 सेकंड, मैंने कहा यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट, या सॉरी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे टाइम। मैं लिखता हूँ 1 सेकंड, 2 सेकंड, तीन 3 सेकंड। ये क्या हो गया मेरी राइटिंग को, हाँ यहाँ 3 सेकंड, यहाँ 4 सेकंड, यहाँ 5 सेकंड, ऐसा कुछ लिख लूँ। फिर मैंने कहा मान लो कहाँ पे, मैंने कहा मान लो यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 20, ये क्या हुआ, हाँ यहाँ पे 20 मीटर, यहाँ पे 30 मीटर, यहाँ पे 40 मीटर, और यहाँ पे 5 मीटर, 50 मीटर सॉरी। ठीक है, तो अब मैंने कहा जब ये बॉडी देखो, जब ये बॉडी ज़ीरो पे है तब डिस्प्लेसमेंट भी इसका ज़ीरो है। अब जब ये 1 पे है तब क्या ये 10 मीटर पे है, 1 सेकंड पे क्या ये 10 मीटर पे है? बिल्कुल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 सेकंड पे कहाँ पे है, 10 मीटर पे है, एक पॉइंट बना लूँगा मैं ऐसे। बिल्कुल। दो दूसरे सेकंड पे कहाँ है, वो 20 मीटर पे है, तो मैं यहाँ से इसको ऊपर लेके जाऊँगा, इसको मैं यहाँ से ऐसे लेके आऊँगा, एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा, एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा ना। ये चीज़ समझ में आती है ना ग्राफ में देखनी। देखो मैंने कहा कि 20 मीटर वो है कहाँ पे, 2 सेकंड पे, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दूंगा, और ये जो बीच में कॉमन पॉइंट रहेगा मैं इसको प्लॉट कर दूंगा। ये चीज़ आती है ना, बेसिक सी है। तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, एक बार देखते जाना बस। ठीक है, ये वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तीसरे सेकंड पे वो 30 मीटर पे है, तीसरे में वो यहाँ आ गई, चौथे में वो 40 पे आ गई, पाँचवें में वो 50 पे आ गई, 50 थोड़ा ऊपर बन गया, यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करूँ, क्या ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है? आ रही है, और आनी भी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इस केस में हमने पहले ही पढ़ा वेलोसिटी या तो स्लोप, दोनों एक ही चीज़ें क्या थी, कांस्टेंट थी। बिल्कुल थी। और अगर स्लोप कांस्टेंट किस केस में होता है, स्लोप कांस्टेंट किस केस में होता है, क्या स्ट्रेट लाइन के केस में होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के केस में। और क्या ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है? आ रही है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ कही जाती है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो क्या है, इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के। इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैंने कहा कि ये एक सीधी लाइन है, ठीक है, और अगर मैंने कहा कि ये एक टेढ़ी लाइन है, अब ये टेढ़ी लाइन किसके यहाँ ऐसे झुकी हुई है ना, ये टेढ़ी लाइन जो है ये क्या इस एक्सिस के हिसाब से थोड़ी सी झुकी हुई है इस एक्सिस के लिए।
पहले ये सीधी थी, एकदम सीधी थी। अब अगर ये इसके थोड़ा पास आ गई, क्या ये इसके लिए थोड़ा सा आगे झुक गई? बिल्कुल झुक गई। और इसी झुकने को हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो मैं इस केस में क्या कह सकता हूँ कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, क्या वो टाइम एक्सिस के लिए थोड़ी सी यहाँ पे झुक गई है? बिल्कुल झुक गई है, वरना वो सीधी ऐसी हो सकती थी या कुछ भी हो सकती थी। क्या ये थोड़ा सा ऐसे इसके लिए ऐसे झुक गई है? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसे झुक गई है, क्यों? इसको झुकना थोड़ी बोलते हैं, इसको तो उठना बोलते हैं। ऐसे में झुकना होता है ना। तो वैसे ही इस ग्राफ को में हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ये लाइन बुक में लिखी ही लिखी होती है एक बार। अब वैसे समझ में नहीं आती कि भाई कहना क्या चाह रहे हैं, तो अब जाके समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कहा। क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, किसके लिए? टाइम के लिए। आ गया इतना? आ गया? चलो अब देखो इस केस में मैंने कहा कि जब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, क्या वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा था? टाइम 1 सेकंड बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर बढ़ गया। टाइम 2 सेकंड बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर बढ़ गया। वैसे ही टाइम 30 सेकंड बढ़ा, 3 सेकंड बढ़ा और डिस्प्लेसमेंट 30 सेकंड बढ़ गया। तो मतलब जितना 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 टाइम बढ़ रहा है, मतलब जितना जितना टाइम बढ़ रहा है उतना उतना डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है? या जितना जितना डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, क्या टाइम भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है, उसी ही रेट में? बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? क्या डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम बोल सकता हूँ? बोले क्यों? क्योंकि जिस रेट से टाइम बढ़ रहा है, क्या उसी रेट से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है? जैसे टाइम 1 सेकंड बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर बढ़ा। वैसे टाइम 2 सेकंड बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर बढ़ा। ये 3 सेकंड बढ़ा तो ये 30 मीटर बढ़ा। क्या एक ही रेट में बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? मतलब फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है? हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। जितना जितना टाइम बढ़ता जाता है, जिस रेट के साथ टाइम बढ़ता है उसी ही रेट के साथ क्या बढ़ता है? डिस्प्लेसमेंट। आ गया? आ गई ना ये चीज़? अब देखो, मैं एक काम करूँ, मैं इस पेज को कॉपी कर लूँ। कॉपी कहाँ से करते हैं पेज को, पता नहीं। वापस से आई थिंक बनाना होगा। वापस से बनाऊँ या ये लाइन याद कर रख लोगे? देखो ये लाइन याद रख लोगे? याद रख लोगे ना? या मैं किसी कोपचे में लिख दूँ जो चीज़ मुझे अभी लिखनी है? कोपचे में लिख दूँ या एक काम करता हूँ, चलो भाई तो वापस बना देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो तुम लोगों को। ठीक है, तो मैं वापस से ये ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ कैसा था? ऐसा था, ठीक है। यहाँ पे क्या था? 10 मीटर था, यहाँ पे 20 मीटर था, यहाँ पे 30 मीटर था। ये क्या लिख रहा हूँ मैं? हाँ, यहाँ पे 20 मीटर। अरे यहाँ मान लो, यहाँ 50, यहाँ 40, यहाँ 30, यहाँ 20 और यहाँ 10। वहीं यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड और यहाँ पे 5 सेकंड। ऐसा मान लिया मैंने। अब मैंने अगर कहा कि ये ग्राफ हमें दिया हुआ है और इसकी वेलोसिटी निकालो, चलो। अब बोले यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकालें? तो वेलोसिटी निकालने का एकमात्र तरीका क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। इस वाले ग्राफ से बात कर रहा हूँ। एकमात्र तरीका क्या है? स्लोप है। अब स्लोप क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब देखो, मैंने क्या कहा कि ये किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हर जगह वेलोसिटी सेम रहती है? बिल्कुल रहती है। तो इसका मतलब मैं कोई भी अगर दो पॉइंट्स लूँ, उनके बीच की बात करूँ, तो क्या तब भी मेरी वेलोसिटी उतनी ही आएगी? भले मैं कोई भी दो पॉइंट्स क्यों ना लूँ ग्राफ में, हर पॉइंट पे सेम ही आएगी। अभी मैं एक पॉइंट की निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी पॉइंट्स की अपने आप निकालना होमवर्क है, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि ये 20 मीटर कहाँ पे था? 2 सेकंड पे था। और ये 40 मीटर कहाँ पे था? 4 सेकंड पे था। तो मैंने कहा कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच की वेलोसिटी निकालो। तो मैं क्या करूँगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिख दूंगा। देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 20 से 40, मतलब 20 का आया। 20 मीटर से शुरू किए और 40 तक पहुँचे, मतलब चेंज कितना आया? 20 का आया। लिख सकता हूँ 20।
अपॉन टाइम में कितना चेंज आया, 2 से 4, मतलब 2 का चेंज आया। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई, बिल्कुल आ गई। अब वहीं मान लो वहीं मैं क्या लेता, 0 से 50 ले लेता। मान लो जैसे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 50 है ना, और यहाँ 0 से 5 हो जाएगा तब, क्यों, क्योंकि 50 मीटर वो कब पहुँच रहा है, जब ये 5 पे है, वहीं पे पहुँच रहा है ना, कब पहुँच रहे, जब ये 5 पे है। तो अगर मैं ये वाले केस में वेलोसिटी निकालता तब क्या निकालता, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना था 50, अपॉन चेंज इन टाइम कितना था 5 सेकंड। क्या अब भी 10 मीटर आया, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हमने ग्राफ से भी पूरा वेरीफाई करके देख लिया कि हर जगह पे वेलोसिटी क्या आती है, सेम आती है। आ गया ना इतना, आ गया, ठीक है। अब बुक में एक काफ़ी बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो हमने क्या किया, हमने एक बॉल को फेंका, हमने एक बॉल को फेंका एक दीवार की तरफ, वो बॉल गई, दीवार से टकराई और वापस आ गई, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या कहा कि बताओ जब वो जा रही थी वॉल की तरफ, दीवार की तरफ, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, और जब वो आ रही थी वापस तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। आई थिंक मुझे ये वाली चीज़ लिख के लानी चाहिए थी, अभी काफ़ी बड़ा फिगर होगा, पर कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं। अलग अलग पेजेस पे बना लूँ क्या, अलग अलग पेजेस पे इंफॉर्मेशन लिख लूँ। चलो, मैंने कहा कि एक टेबल बना लेता हूँ जिससे मुझे बॉल की पोजीशन का एक आइडिया लग जाए। ठीक है, तो मैंने मान लो यहाँ पे कहा ये है टी और यहाँ पे एस। तो मैंने कहा जब ये ज़ीरो थी तब बॉल भी ज़ीरो पे ही थी। फिर मैंने बॉल को फेंका तो 2 सेकंड के बाद क्या हुई, 20 मीटर चल दी थी बॉल। वहीं 4 सेकंड के बाद 40 मीटर चल दी थी, और 6 सेकंड के बाद 60 मीटर चल दी थी। अब मान लो 6 सेकंड पे वो बॉल टकरा गई दीवार से। अब टकरा के बॉल क्या करेगी, नाचने तो नहीं लग जाएगी, टकरा के वापस आएगी, बिल्कुल आएगी। तो मान लो 8 सेकंड में कितना हुआ, 45 मीटर तक आ गई थी। अब बोले यहाँ पे तो ये तो बढ़ रहा था, ये कम कैसे हो रहा है। क्या मैंने एक चीज़ समझाई थी, जब ये ऐसी जाती है कोई बॉडी, फिर जब वो वापस आने लगती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती लगती है, माइनस नेगेटिव में हो जाती है। नेगेटिव इन द सेंस, नेगेटिव इन द सेंस, क्या जब बॉडी कहीं से अपने ओरिजिन से दूर जा रही होती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है, और वहीं जब ओरिजिन के पास आने लगती है तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती है। क्या ये चीज़ मैंने समझाई थी फील्ड वाले लेक्चर में भी, समझाई थी ना, याद करो। देखो फॉर एग्जांपल, आराम से समझो, आराम से, आराम से देखो। मैंने कहा कि ये एक दीवार है, बॉल को मैंने यहाँ पे फेंका। अब मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा यहाँ तक, यहाँ से चली कितना मीटर, 60 मीटर चली, ठीक है। अब वो 60 मीटर चलने के बाद वो वापस आ रही है, ठीक है। अब अगर वापस आ रही है तो मैंने कहा मान लो वो यहाँ तक आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होता है। इनिशियल क्या था, ये पॉइंट था, फाइनल क्या है, ये पॉइंट है। तो वो इसकी बात कर रहे हैं 45 मीटर, और ये पूरा था 60 मीटर। इसका मतलब जैसे जैसे ये बॉडी इधर आती जाएगी वापस, क्या है इसका फाइनल पॉइंट और इधर इधर शिफ्ट होता जाएगा, इधर भी शिफ्ट होता जाएगा ये वाला फाइनल पॉइंट। तो ये वाला फाइनल पॉइंट इधर उधर जितना शिफ्ट होगा, इस तरफ जितना शिफ्ट होगा, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही घटने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि वो रिटर्न कर रहे हैं ना, अपनी वापस अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं, होगा ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई बॉडी कहीं से टकरा के या कैसे भी करके वापस अपनी पोजीशन पे आना चाह रही होती है, तब उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती रहती है। और जैसे ही वो अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाती है तब उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, और जब वो उससे भी उल्टी दिशा में चलने लग जाती है तब उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ये चीज़ें समझाई थी ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 8 सेकंड पे 45 मीटर हुई। फिर 10 सेकंड पे 30 मीटर हो गई। फिर 12 सेकंड पे 15 मीटर हो गई। और फिर मान लो 14 सेकंड पे 0 मीटर हो गई। मतलब 14 सेकंड पे क्या हो गया, वो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को हम ग्राफ में लिख सकते हैं। ग्राफ, आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने थोड़ा गलत बना लिया, वापस सही से बना लूँ। हाँ, तो मैंने कहा मान लो ये है 2 सेकंड, ये है 4 सेकंड, ये है 6 सेकंड, ये है 8,
8 सेकंड, यह है 10 सेकंड, यह है, अरे भाई वापस करता हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। थोड़ा सा छोटा ग्राफ बना लेता हूँ, अब थोड़ा बहुत झेल लेना यार तुम लोग, यहाँ जगह नहीं हो रही है इतनी। मान लो, अरे ये क्या हो रहा है आज के लेक्चर में, लगता है किसी की पनौती वगैरह लगी है। एक लास्ट ट्राई, ठीक है, एक लास्ट ट्राई। मान लो यहाँ पे टाइम 2 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड, यहाँ पे 6 सेकंड, यहाँ पे 8 सेकंड, यहाँ पे 10 सेकंड, ये 12 सेकंड, 12, ये 12 सेकंड, और ये है 14 सेकंड, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर। अब जब भी ग्राफ बनाओ तो ये ज़रूर लिखना कि किसके और किसके बीच का बना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का बना है, ठीक है। अब मैंने कहा ज़ीरो पे तो दोनों ही ज़ीरो पे थे, मतलब टाइम ज़ीरो पे, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो था। पर टाइम 2 सेकंड पे देखो, टाइम 2 सेकंड पे 20 मीटर है, बिल्कुल है। तो मैं क्या कर दूंगा, टाइम 2 सेकंड पे यहाँ 20 मीटर कर दूंगा, बिल्कुल। तो अब मैंने कहा 4 सेकंड पे 40 मीटर पे है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर दूंगा, हाँ। वहीं 6 सेकंड पे 60 मीटर पे है, ऐसा कर दूंगा। तो क्या मैं इसकी एक लाइन ऐसी, क्या हो क्या हो रहा है, अच्छा। तो क्या मैं यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसी लाइन यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा कि 8 सेकंड पे वो कितना आ गया, 45 मीटर तक आ गया। तो मैंने कहा कि वो 45 अराउंड कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर मैंने कहा 10 सेकंड पे वो कहाँ पहुँचा, 10 सेकंड में वो पहुँचा 30 मीटर तक। अ, कहाँ तक, यहाँ तक मान लो, यहाँ तक, हाँ। फिर क्या हुआ, 12 सेकंड में वो 15 मीटर तक पहुँचा, 12 सेकंड में वो मान लो यहाँ तक पहुँचा, और 14 सेकंड पे वो ज़ीरो पे पहुँच गया। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा लाइन में लाऊं तो क्या हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ बनेगा। थोड़ा बहुत पॉइंट्स इधर उधर हुए तो उनका थोड़ा माफ़ कर देना, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट वापस गया, जैसे ये देखो बॉल वापस गई, और बॉल वापस यहाँ पे आ गई, तो जब वे बॉल जा रही थी, जब वो बॉल दीवार से टकरा रही थी, मतलब शुरू के 6 सेकंड में क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ रही थी टाइम के साथ, बिल्कुल बढ़ रही थी। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही थी टाइम के साथ, और तो क्या होगा, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, होगी। तो मतलब स्लोप भी क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, बिल्कुल है। पर यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कम होने लग गया, हो रहा है ना, देखो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है टाइम के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट अगर कम हो रहा है, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी और स्लोप दोनों ही नेगेटिव में होंगी। इसका मतलब क्या है, जब कोई ग्राफ ऐसे जा रहा होता है तो उसकी स्लोप पॉजिटिव होती है, और जब कोई ग्राफ ऐसे जा रहा होता है तो उसकी स्लोप नेगेटिव होती है। क्या यहाँ पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप भी समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या कि जब वो बॉल दीवार से टकराने जा रही थी तब उसकी स्पीड कितनी थी, मतलब शुरू के 6 सेकंड में स्पीड कितनी थी। तो मैं क्या करूँगा, चेंज, अब देखो स्ट्रेट है, स्ट्रेट वायर, सॉरी स्ट्रेट वायर नहीं, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है तो क्या इसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो इसका मतलब मैं कुछ किसी भी दो पॉइंट्स के बीच निकाल सकता हूँ। तो मैं मान लो 0 से 60 मीटर डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, 0 से 60 मीटर की डायरेक्ट V1 स्पीड निकाल लेता हूँ जब वो बॉल टकराने जा रही थी। तो चेंज कितना हो जाएगा, 60 का ही हो जाएगा, 0 टू 60 जाने में चेंज 60 का, और टाइम कितना लगा था, 6 सेकंड। तो क्या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी, बिल्कुल, V1। अब मान लो मैंने निकाला V2, V2 मतलब जब बॉल वापस आ रही थी। तो V2 में देखो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, इनिशियल कितना है, 60 है, और टाइम कितना लगा, 6 सेकंड से 14 सेकंड, मतलब 8 सेकंड का टाइम लगा, लगा ना। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, -60 आ गई, अपॉन 8 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -7.5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब बोले ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस ये दिखा रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो भी नेगेटिव है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं, डिस्प्लेसमेंट घटती जा रही है, ये दिखा रहा है। तभी तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, या तो डिस्प्लेसमेंट घटती जा रही है
और बॉल वापस इनिशियल पोजीशन पे आ रही है, मतलब बॉल की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। जैसे मान लो पहले बॉल ऐसे जा रही थी, टकराने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इसी वजह से वो माइनस आया है। फील आ गई इस चीज़ की? आ गई? पक्का ना? ठीक है, ये चीज़ छाप लो जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। एकदम गले की बैंड बज गई है मेरी। आगे बढ़ें, चलो। अब यहाँ पे ना एक ज़रूरी बात आती है, कुछ ज़रूरी बात, ठीक है। अब बोले ये बात है क्या, कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे ना, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये है टाइम, ठीक है। तो कभी भी ग्राफ देखो, ग्राफ ऐसा हो सकता है, ये हमने बनाया, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, पर कभी भी ग्राफ ऐसा नहीं होगा। क्यों? इस ग्राफ का देखो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऐसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पर क्या टाइम बढ़ रहा है? नहीं, टाइम पहले भी यहीं पे था, रेड पॉइंट पे था, बाद में भी यहीं पे है। इसका मतलब बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, पर टाइम चेंज ही नहीं हो रहा। क्या ये कभी पॉसिबल है कि टाइम चेंज ही ना हो रहा हो, टाइम रुक गया? इसका मतलब ये है कि टाइम रुक गया। क्या ये चीज़ कभी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, भी नहीं है। तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी? मान लो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना भी है, पर क्या चेंज इन टाइम ज़ीरो होगा? बिल्कुल होगा। और हम किसी भी अगर चीज़ को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या वो इन्फिनिटी आ जाती है? आ जाती है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इन्फानाइट हो जाएगी, जो कि क्या है? नॉट पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी कुछ भी कर रही है और टाइम चेंज ही ना हो। टाइम कभी ना कभी तो चेंज होगा ना, टाइम भले ही बहुत थोड़ा सा चेंज क्यों ना हो, पर थोड़ा सा तो होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम रुक जाए। तो इसी वजह से ऐसा ग्राफ कभी भी नहीं बनता। एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है ऐसा एग्जाम में कि वाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। देखो, ये और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं? है ना? तो वैसे ही क्वेश्चन आता है कि वाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब ये वाली लाइन इसके कभी पैरेलल नहीं, क्यों नहीं हो सकती? तो इसका आंसर क्या है? एज इन दिस केस द वेलोसिटी, मतलब हम ये लिखेंगे कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रही है बॉडी की, पर टाइम चेंज नहीं हो रहा, और इसी वजह से वेलोसिटी इनफाइनाइट आ जाएगी, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो ये एक अच्छा खासा रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा कि टाइम चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वेलोसिटी इनफाइनाइट आ रही है, और ये एक नॉट पॉसिबल केस है। आ गया? ये चीज़ें फील आ गई इन चीज़ों की? आगे बढ़े हम आज के अपने आखिरी केस की तरफ, केस 3। आगे बढ़े तो देखो, केस 3 क्या है? जब बॉडी मूव्स विद, बॉडी मूव्स विद क्या? वेरिएबल वेलोसिटी। मतलब पहले तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ लिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस पढ़ लिया, अब क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी का केस है, ठीक है। तो अब इस वेरिएबल वेलोसिटी वाले केस में ना, अगर देखो वेरिएबल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी हमारी क्या है? चेंज हो रही है बार बार, और वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप होती है। तो इसका मतलब स्लोप भी क्या है? स्लोप भी क्या है? वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल स्लोप है। अब मैंने एक चीज़ समझाई थी कि जब भी वेरिएबल स्लोप होगा तो क्या वो एक कर्व होगा? क्या वो एक कर्व होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब इसका ग्राफ क्या कुछ ऐसा कर्व जैसा बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कह सकता हूँ ना मैं ये चीज़? बिल्कुल। तो आगे पढ़ें अभी इसके ग्राफ को, चलो। मान लो मैंने कहा कि एक बॉडी है या एक कार है, कुछ भी है, वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। वो कभी कितना चल रही है, कभी कितना चल रही है, कुछ पता ही नहीं है, अलग ही नशे में। तो मैंने ये चीज़ें मार्क कर दी। मैंने कहा कि ये टी है, ये टाइम है, और ये नीचे डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने कहा मान लो ज़ीरो पे, दोनों ज़ीरो पे थे, सेकंड पे दोनों, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था, ठीक है। फिर मैंने कहा 2 सेकंड बीत गए और ये 10 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब 5 सेकंड बीत चुके, टोटल 5 सेकंड। इन दोनों के बीच का तो गैप कितना है? 3 सेकंड है, पर टोटल 5 सेकंड बीत गए, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 30 मीटर हो गया हमारा, 30। फिर हमने कहा कि भाई कितना हुआ? फिर हमने कहा कि मान लो 6 सेकंड बीते, और 6 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो 47 मीटर।
अभी मैं एग्जांपल वैसे बुक से करा रहा हूँ, क्योंकि एक बार बुक वाली भी अगर समझ जाओ तो काफ़ी सही है। 9th क्लास में अगर ये वाली जो बुक है हमारी सलीना वाली वो भी कर लो तो मोर देन इनफ है। और ताकि फील आए इसके बाद जब बुक पढ़ोगी तो और अच्छे से समझ आएगी, तो इसलिए मैं फ़िलहाल बुक वाले एग्जांपल ले रहा हूँ। वरना बाकी वैल्यूज़ कुछ भी ले सकते हो, अपनी मर्ज़ी से भी वैल्यूज़ बना सकते हो, ठीक है। तो देखो इस केस का अभी हम एक ग्राफ प्लॉट करें। टाइम में यहाँ पे क्या क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा, 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ। और मैं यहाँ पे डिस्टेंस कितना लिख लूँ, मान लो मैंने मान लिया ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50, ठीक है। अब मैंने कहा कि 0 पे तो 0 पे ही है, पर 2 सेकंड पे क्या हुआ, 2 सेकंड पे क्या हुआ, ये 10 मीटर तक पहुंचा। वहीं 5 सेकंड में क्या हुआ, ये 30 मीटर तक पहुंच गया। और अगले उसमें ये यहाँ तक पहुंच गया। अब ये थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे हो गया इसलिए इतना क्लियर नहीं है, पर ये क्या एक ऐसा, देखो रुक जाओ 4 सेकंड पे वो कहाँ पे था, नहीं सॉरी 5 सेकंड पे वो कहाँ पे था, 30 मीटर के आसपास था, यहाँ पे था कहीं। और आगे वो कहाँ पे पहुँच गया, आगे वो थोड़ा बहुत यहाँ पे पहुँच गया। तो क्या ये थोड़ा बहुत ऐसा है, क्या ये एक कर्व है, बिल्कुल है। अगर हम तीनों पॉइंट्स चाहिए एक ही लाइन में तो क्या वो एक कर्व बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब बोलोगे कि इसमें हम स्लोप कैसे निकालें, अगर स्लोप हर जगह पे चेंज हो रही है तो हम निकालें कैसे आकर स्लोप को। तो मान लो अगर मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ का एक टेंजेंट बना दूंगा। टेंजेंट मैंने बताया था, याद है, तो टेंजेंट बना दूंगा। अब ये एक टेंजेंट बन गया। अब इसी टेंजेंट की देखो स्ट्रेट लाइन बन गई। अभी इसी स्ट्रेट लाइन से मैं क्या निकाल दूंगा, इसी स्ट्रेट लाइन से मैं क्या निकाल दूंगा, वेलोसिटी निकाल दूंगा। तो मैंने मान लो कौन कौन से पॉइंट्स लिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो मैंने एक टेंजेंट बनाया। अब बोले वेलोसिटी में तो मुझे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम चाहिए होगा, तो वो कैसे करूँ। तो मान लो मैंने कहा कि यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये ऐसे ले लिया मैंने। ये 6 सेकंड तो नहीं होगा एग्जैक्ट, वैसे कुछ तो यहाँ पे दिक्कत है। एक काम करो, यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे ऐसे 6 ले लो और यहाँ पे 7 ले लो, ऐसा कर दो। क्योंकि ये ग्राफ मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ पहले बना लिया ना 6 सेकंड वाला, इसलिए। तो मैंने कहा कि इस वाले टेंजेंट को हम अभी देखेंगे, रेड वाले टेंजेंट को। तो मैंने कहा कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स हो जाएगी, या चेंज इन एस अपॉन चेंज अपॉन टी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो चेंज इन एस मैंने मान लो एक ये वाला पॉइंट लिया और एक ये वाला पॉइंट लिया 20 मीटर वाला, ठीक है। तो मैंने कहा चेंज कितना हो जाएगा, 20 से 50 का कितना चेंज हुआ, 30 का चेंज हुआ, 30 का चेंज हुआ। और टाइम का कितना डिफरेंस आया, यहाँ पे था 3, यहाँ पे था कितना, यहाँ पे 3 था ना, एक बार चेक कर लेने दो मुझे, अराउंड अराउंड 3 आ रहा है, 3 ही आ रहा है ना, हाँ अराउंड अराउंड 3 आ रहा है। और मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि ये मान लो आ रहा है यहाँ पे 7, तो मैं क्या कर दूंगा, और चेंज इन टाइम कितना हुआ, 3 और 7 के बीच का 4 हो गया, इतना ले लूँगा, ठीक है। अब 30/4 कितना आ जाएगा, 30/4 कितना आएगा, अराउंड 7.5 आ जाएगा, अराउंड क्या इतना ही आएगा, 7.5 मीटर पर सेकंड। अब ये वाली 7.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड कहाँ है, सिर्फ यहीं पे है, सिर्फ यही वाले पॉइंट पे है। हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्यों, क्योंकि भाई नाम ही है वेरिएबल वेलोसिटी, तो हर पॉइंट पे चेंज होगी ना। अब बुक में क्या है, मुझे कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ था क्योंकि बुक में क्या है, ये जो 3 सेकंड है ना उस पर 10 मीटर वाला मार्क है। पर जो मेरा यहाँ पे देखो, अब मैंने हाथ से बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे आएंगे ही चेंजेस। तो मेरा क्या यहाँ पे 20 मीटर है, इसलिए वेलोसिटी चेंज आ रही है। बाकी ग्राफ भी सही है और कैलकुलेशन भी सही है। फिर भी एक और बार समझा लेता हूँ अगर कोई दिक्कत हो तो। इसका देखो ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब मान लो अगर मुझे यहाँ पे कोई वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, मान लो मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या कर दूँगा, ऐसे एक टेंजेंट खींच लूँगा। तो अब देखो ये जो रेड वाला टेंजेंट है, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब मान लो कि ये एक रेड लाइन वाला जो है वही है हमारा ग्राफ, मान लो ये जो रेड लाइन है वो है हमारा ग्राफ, ना कि ब्लू। तो अब स्ट्रेट लाइन का तो हम स्लोप निकाल सकते हैं आराम से, कैसे निकालेंगे, हम एक ऐसा यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे,
तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम हो जाएगा। जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में निकाला था, याद है ना, इसी उसमें करा था। तो हमने इसकी वेलोसिटी कैसे निकाल दी थी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम कर दिया था। तो उससे क्या आ गई थी, इस पूरे की वेलोसिटी आ गई थी कि इस पूरे में जहाँ पे भी ले लो उसकी वेलोसिटी सेम होगी। अब देखो, इस पूरे में एक पॉइंट यहाँ पे भी आ रहा है जिसका हमने टेंजेंट बनाया था, तो क्या उसकी वेलोसिटी टेंजेंट की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसकी वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें सिंपल एक टेंजेंट बनाना है और फिर उस टेंजेंट को ग्राफ की तरह कंसीडर करना है कि हम ये मानते हैं ये टेंजेंट ग्राफ है। अभी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया, और जैसे हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ पीछे बनाया ही था, एक ऐसा ऐसा ऐसा, और हमने इस यहाँ से वेलोसिटी निकाली थी, याद है, तो हम वैसा ही कर देंगे सिंपल। जैसे वैल्यूज़ मान लो, अभी वैल्यूज़ पुट करके भी बता देता हूँ, हो सकता है कन्फ्यूज़न हो तुम लोगों को अभी भी। ये ऐसा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मान लो मैंने यहाँ पे कहा एक टेंजेंट बना देता हूँ। तो मैंने कहा अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम निकालूंगा कैसे, तो मैं ना कोई भी 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लूँगा, कोई भी। अब बोलोगे मैं कोई भी क्यों कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें ये चीज़ दिख रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट होगी, हर जगह पे वेलोसिटी उतनी ही आएगी, इसलिए हम कोई भी 2 पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैंने ये दोनों किए हैं तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं तुम भी ये दोनों करो, हो सकता है तुम ये और ये वाले पॉइंट्स कंसीडर कर लो, कोई भी कर सकते हो भाई, तुम्हारी पूरी चांस है, तुम्हारे ऊपर है, पूरी छूट है, ठीक है। तो मान लो मैंने ये 2 पॉइंट्स कंसीडर किए हुए हैं। अब मैंने कहा यहाँ पे मान लो ये है 50, और मैंने कहा मान लो ये है यहाँ पे 10, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में कितना है, ये मान लो ये है 3 सेकंड, और ये है कितना, 7 सेकंड। तो इसकी मैं वेलोसिटी कितनी निकाल दूंगा, v इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 40 होगा, अपॉन चेंज इन टाइम कितना होगा, 4 होगा। तो क्या ये इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आई कहाँ पे, इसी पॉइंट पे आई, ये वाले पॉइंट पे जिस पे मैंने टेंजेंट बनाया था। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो उसकी वेलोसिटी अलग होगी, उसकी वेलोसिटी अलग होगी, क्यों, क्योंकि वेरिएबल है। अब अगर मुझे इस वाले पॉइंट का निकालना है तो मुझे यहाँ पे एक टेंजेंट बनाना होगा, मतलब मुझे जिस जिस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए उस पॉइंट का मैं टेंजेंट बनाऊंगा। तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, इस वाले ग्राफ में क्या होगा, स्लोप डिफरेंट होगी हर पॉइंट पे, और वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी हर इंस्टेंट पे, हर टाइम पे वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। तो आ गया ये चीज़ समझ में, फील आ गई इन सब चीज़ों की। तो एक बार एक क्विक रिवीजन एक बार सिर्फ बता देता हूँ हर केसेस को। देखो केस 1, जब बॉडी है स्टेशनरी रेस्ट पे तो क्या होगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के, होगी, बिल्कुल हमने पढ़ लिया था ये चीज़। फिर है केस 2, केस 2 क्या है, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, वापस से स्ट्रेट लाइन क्यों, स्लोप कांस्टेंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, पर क्या होगी, थोड़ा सा झुकी हुई होगी टाइम एक्सिस के लिए, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। आ गया। फिर हमारा थर्ड केस क्या है, विथ वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी के उसमें क्या आएगा, एक ऐसा कर्व आएगा, एक कर्व आएगा, और अगर मुझे कहीं पे भी मान लो यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं उसका एक टेंजेंट बना लूँगा, और फिर मैं वही स्लोप निकाल लूँगा इस टेंजेंट की स्लोप निकाल दूँगा, जिससे उस पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी। ये भी चीज़ आ गई समझ में। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी करके बता दिया है कि इसकी वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आज का पूरा समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।